Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. Today I will teach you about nursing process, unit 1, fundamental of nursing, year 1, semester 2. Let's start our lecture. So our objectives are here. Today we will discuss about nursing process, purpose of nursing process, components of nursing process, requirement for effective use of the nursing process and functional health approach to the nursing process. ठीक है, is it clear? Then nursing process, that what is the nursing process? Nursing process है क्या? ठीक है, उसको देखेंगे. Purpose of nursing process मीन्स के नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है, ठीक है, एम क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, वो हम देखेंगे कि मकसद क्या है इसका. देन कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस के जो नर्सिंग प्रोसेस है वो किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, किन चीज़ों पर ये कंसिस्ट है, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स है जिससे मिलके हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस क्रिएट हो रहा है. देन रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि नर्सिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाती है, उसके यूज़ को इफ़ेक्टिव बनाती है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, डिस्कस करेंगे. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शनल हेल्थ अप्रोच. हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको अप्रोच करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास एक मेथड होता है. इसी तरह जब हम नर्सिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं या फिर अगर हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शनल हेल्थ अप्रोच चाहिए होता है, जिसको हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे. नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग. नर्सिंग प्रोसेस क्या है हमारे पास? एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है दैट प्रोफेशनल नर्स यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू केयर गिवन. मतलब जो प्रोफेशनल नर्स होती है वो क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए नर्सिंग प्रोसेस को परफॉर्म करती है और जो अवेलेबल एविडेंस होते हैं उसके ज़रिए जो ह्यूमन है उसको केयर प्रोवाइड करती है, उसके हेल्थ को प्रमोट करती है, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स को चेक करती है, एवेल्युएट करती है हेल्थ और इलनेस को. देन अगर हम सिंपल वर्डिंग में पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आते जाते या क्लास में आपसे कोई पूछ ले कि आप ज़रा मुझे बताएं नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, देन you simply say that nursing process is a systemic method of providing care to the client. कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमिक मेथड है. कौन सा मेथड है? सिस्टमिक मेथड है. ये नहीं कि बस जिसका दिल किया, जो चाहा, जैसे चाहा इसको क्रिएट कर दिया, नहीं. इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारे पास एक सिस्टमिक वे है कि जो जो हमारे पास कंपोनेंट है सीक्वेंस वाइज है, उसी सीक्वेंस से हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है. देन सिस्टमिक मेथड है जो कि क्या करता है, प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट. ये एक सिस्टमिक वे है जिसके ज़रिए एक प्रोफेशनल नर्स किसी भी क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करती है. इज इट क्लियर? देन हमारे पास नेक्स्ट है पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड. पर्पस क्या है इसका कि हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को. पर्पस क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस से हमें ये पता लगता है कि जो हमारा पेशेंट है या जो हमारा क्लाइंट है उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसे क्या प्रॉब्लम है. एक्चुअल प्रॉब्लम वो जो चीफ कंप्लेन है जो हमें बाहर नज़र आ रही है, और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है. अब पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है जो हम कहते हैं हो सकता है, रिस्क फैक्टर. हाँ, अगर इस पेशेंट को फ्लू है या कोई इन्फेक्शन है तो वो एक्चुअल हो गया, ठीक है, एक्चुअल स्टेटस हो गया. या फिर अगर हम कहें कि फीवर इन्फेक्शन के साथ इसको फीवर हो सकता है, तो जो हो सकता है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है. तो हम इसका नर्सिंग प्रोसेस हमें क्या हेल्प कराती है, हमें आइडेंटिफाई कराती है एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम, ठीक है. और उसके अलावा हमें नर्सिंग प्रोसेस से ये मालूम होता है कि उन पेशेंट्स की क्या नीड्स है और उन पेशेंट की नीड्स को हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं. देन टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोस नीड्स. फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस में इंटरवेंशन भी होती है. तो इसका एक पर्पस ये भी है कि जो हमारे पास क्लाइंट है उसकी जो नीड्स है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए हम उन नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं. उसके बाद हमारे पास है टू इस्टेब्लिश प्लान
टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड। उसके अलावा हमने पहचान लिया, हमने डेटा कलेक्ट कर दिया कि पेशेंट को क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस मालूम कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लान इस्टेब्लिश करेंगे कि आइदर अगर मेरे पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, उसको फीवर है, तो मैं प्लान करूंगी कि मैं उसको कोल्ड स्पंज बाथ दूंगी, उसको मेडिसिन दूंगी एंटीबायोटिक। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूंगी, अपना एक प्लान बनाऊंगी, प्लान के बाद फिर मैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगी, मतलब उसको परफॉर्म करूंगी, इम्प्लीमेंटेशन करूंगी। देन ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती है, नर्सिंग प्रोसेस में आ जाती है। मतलब कि अगर सिंपल वर्डिंग में इसका पर्पस देखें तो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हमें बताती है, क्लाइंट के स्टेटस के बारे में हमें बताती है, हम क्लाइंट की नीड्स को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताती है, और हम नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए एक प्लान इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट की नीड्स को पूरा किया जाए या फिर किस तरीके से एक पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, फिर हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, मीन्स के पार्ट्स के जो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है वो किन चीज़ों पर बेस करता है। तो द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आर असेसमेंट मीन डेटा कलेक्शन, नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। इन चीज़ों को मैं अभी आपको ओवरऑल सुपरफिशियली सिर्फ बता दूंगी कि ये चीज़ें हैं क्या। इंशाल्लाह फिर जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे तो उनमें हम इसको जो है डिटेल में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट में देखो, जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनकी असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिक में कोई पेशेंट एंटर हुआ तो जैसे वो एंटर होते हैं हमारी नज़र उन पर पड़ती है, तब से हमारी असेसमेंट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं पेशेंट किस तरीके से चल कर आ रहा है, वो फ्रेश होके आ रहा है, लिथार्जिक होके आ रहा है, उसका गेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, मतलब कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हमने असेसमेंट कर ली, ठीक है, कि डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उस डेटा कलेक्शन के बिहाफ पर कि हाँ इसको ये भी है, ये साइन सिम्टम भी है, ये साइन सिम्टम भी है, मे बी इसको ये डिजीज़ हो सकती है, या मे बी ये पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। अगर इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नर्सिंग डायग्नोस आ जाता है। अब नर्सिंग डायग्नोस आ गया, हमें पता लग गया पेशेंट को क्या। अब हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि इस पेशेंट को जो नीड है उन नीड को हमने कैसे पूरा करना है, इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमारे किस चीज़ में आ जाएगा, प्लानिंग में आ जाएगा। देन हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। देखो, प्लानिंग के बाद जब भी हम कोई प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिल्डिंग बिल्डअप कर रही हूँ तो उसके लिए मैं पहले प्लान करूँगी, किसी ठेकेदार से बात करूँगी, और मुझे फिर देन जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगी, मैं चीज़ें लाऊंगी और उस बिल्डिंग को बिल्डअप करवाना स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह प्लानिंग के बाद हमेशा क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग बन गई, अब मैं क्या करूँगी, इस बिल्डिंग को देखूंगी और अपने कमेंट्स दूंगी, फीडबैक दूंगी कि हाँ मैं जिस तरीके से चाहती थी वो बिल्डिंग बिल्डअप हो गई। इसी तरह कि जब मैं प्लान बनाऊंगी और पेशेंट पे इम्प्लीमेंट कर दूंगी, जैसे कोई मेडिसिन देनी थी पेशेंट को, मैंने मेडिसिन दे दी, कोल्ड स्पंज बाथ देना था वो दे दिया। अब मैं एवेलुएट करूंगी, लास्ट में क्या करूंगी, एवेलुएट करूंगी कि आइदर जो मेरा पेशेंट है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो नीड्स थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो उसकी नीड्स को हम अच्छे से देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि आइदर हमने अपने इस नर्सिंग प्रोसेस को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, टर्मिनेट करना है, या फिर मॉडिफाई करना है। टर्मिनेट हम तब करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया तो मैं नर्सिंग प्रोसेस को क्या कर दूंगी, वहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। अगर मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो मैं नर्सिंग प्रोसेस को क्या करूँगी, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगी। और अगर पेशेंट जैसे 50-50% मुझे लग रहा है कि पेशेंट की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, ठीक है, उनकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी और मॉडिफिकेशन लाऊंगी ताकि मेरा जो क्लाइंट है उसकी नीड्स जल्द अज जल्द क्या हो सके, पूरी हो सके। ओके, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ एनसीपी। इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है।
कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमारे नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिव बनाएगी। तो अगर आप इन चंद ही पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप एक बहुत अच्छी एनसीपी तैयार कर सकेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी एनसीपी प्रिपेयर करने के लिए आपको इन तमाम जितने भी ये ओवरऑल पॉइंट्स है इन सब को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। आर यू गेट इट? द प्रोसेस शुड बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू मीट द क्लाइंट नीड। मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है नर्सिंग प्रोसेस वो ओपन और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि ओपन और फ्लेक्सिबल टू नीड कि आप उनके नीड्स को, जो क्लाइंट की नीड्स है वो आराम से आप क्या कर सको, अचीव कर सको, आराम से अचीव कर सको। ओपन और फ्लेक्सिबल, इतना कोई हार्ड ना हो कि आप खुद ही अपने जो प्लान्स है उस पर इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए। तो ये ओपन होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जितने आसानी से और आराम से हो सके आप क्लाइंट की नीड्स को पूरा कर सके। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड मतलब ये क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए। मीन्स कि आपकी जो एनसीपी है या आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है वो आपके क्लाइंट के अराउंड होना चाहिए। आपने उसमें जो भी बात करनी है, आपने असेसमेंट करनी है, आपने प्लानिंग करनी है, डायग्नोस करना है या एवेल्युएशन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन, एनी प्रोसेस, एनी कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, आपका जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए। आपका सारा काम किसके ऊपर होगा, क्लाइंट के ऊपर होगा। क्योंकि अगर आप क्लाइंट को फोकस करेंगे तभी आप क्लाइंट की नीड्स को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पूरा कर सकेंगे। इट शुड बी साइक्लिक और डायनेमिक। साइक्लिक और डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर आपने एक नर्सिंग केयर प्लान बना लिया, एक एनसीपी आपने बना ली और आपको लग रहा है कि ये जो प्लानिंग है इसमें मुझे मज़ीद कुछ एडिशन करनी चाहिए, तो आप किसी भी टाइम पे उस पर एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो आप उस चीज़ को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है और डायनेमिक है। फॉर एग्जांपल आपने एवेल्युएशन ली, आपका क्लाइंट अगर ठीक नहीं है, आप दोबारा नया नर्सिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि दोबारा नई एनसीपी बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, ठीक है। तो आपका जो केयर प्लान है वो साइक्लिक और डायनेमिक होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर नीड पेश आए कि आपको यहाँ पर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पर उस चेंज को कर सके, ठीक है। इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड। इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड इस तरह कि आप जब भी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, अगर आप टुवर्ड दी गोल डायरेक्टेड होंगे तो आप अपने गोल की तरफ बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो हमारा गोल क्या होता है कि क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करना और क्लाइंट की नीड्स को पूरा करना, क्लाइंट की हेल्थ को प्रमोट करना। अगर हम इन चीज़ों को अपना गोल बना लें, ठीक है, और सिर्फ इसी पर काम करें तो हमारी एनसीपी बहुत अच्छी बनेगी और हमारा क्लाइंट बहुत अच्छे से क्या होगा, हमें फीडबैक देगा, ठीक है। देन इट शुड बी प्लान। जो नर्सिंग केयर प्लान है या जो नर्सिंग प्रोसेस है ये हमेशा प्लान होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जब भी कोई काम करते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ करें तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्लानिंग से देखें, हम जब रात को सोते हैं तो हम प्लान करते हैं ना कि सुबह मुझे कॉलेज जाना है तो यूनिफॉर्म इस्त्री करके रख देती हूँ, ठीक है। या अगर मुझे किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, उसको मैंने आयरन कर देना है, अपने जूते निकाल देने। तो इसी तरह अगर मैं प्लान करूँगी तो सुबह जब मैं उठूँगी तो मैं ईजिली क्या कर सकूँगी, अपने काम पे जा सकूँगी, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टेस्ट मिला है, जैसे अगर नेक्स्ट मंडे को टेस्ट है और आज मंडे है, बीच में एक वीक है और टेस्ट लेंथी है, हार्ड है, तो अगर मैं उसकी प्लानिंग करूँ कि मैं हाफ हाफ करके हर रोज़ पढ़ लिया करूँगी तो जब मंडे आएगा तो मेरा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लानिंग नहीं करूँगी और मैं मंडे वाले दिन ही बैठ के वो सारा डिस्कस करूँगी, प्रिपेयर करूँगी, टेस्ट को याद करूँगी, तो वो क्या होगा, सही से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आपकी जो एनसीपी है वो क्या होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा। इट मस्ट बी कोलैबोरेटिव। ये हमेशा पेशेंट यानी कि क्लाइंट और नर्स के दरमियान कोलिब्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी एक्सपोजर होता है वो आपके क्लाइंट के साथ होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्लाइंट के साथ अच्छी होनी चाहिए, आपका रेपो क्लाइंट के साथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इट शुड एम्फसाइज एवेल्युएशन। हमें एवेल्युएशन पे एम्फसाइज करना है, मीन्स कि जोर देना है। कैसे कि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने एवेल्युएट ही नहीं किया। एवेल्युएट मतलब
कि आपका पूरा केयर प्लान हो गया, आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी, तो आपको रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना, आपको रिजल्ट का पता होना चाहिए। तो एवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जब आप एवेलुएट करेंगे कि पेशेंट ठीक है या बीमार है, मेरी जो एनसीपी है वो किसी काम की आई या नहीं, तो अगर हमारा नर्सिंग केयर प्लान अच्छा होगा और हमने क्लाइंट की नीड्स को पूरा किया होगा, तो हमारा जो एवेलुएशन होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी एनसीपी को क्या कर देंगे, नर्सिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे कि हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो इसको कोई नीड नहीं है। हाँ, हम उसके घर के लिए डाइट प्लान के प्लान बना के दे सकते हैं कि आप घर में इस तरीके से इन टैबलेट्स को इस तरीके से लें और ये डाइट लें। ठीक है, तो अगर हम एवेलुएट नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी नीड्स पूरी हुई या नहीं हुई। तो पेशेंट के या क्लाइंट के नीड्स को देखने के लिए कि वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, हमने एवेलुएट लाजमी करना है। देन इट शुड यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब आपने ऐसा प्रोसेस अप्लाई करना है कि अगर आप यूनिवर्सली भी कोई भी उसे अप्लाई करना चाहे तो वो एप्लीकेबल हो। मींस के आपको कोई चैलेंज ना कर सके कि ये आपने जो ये प्लान बनाया है ये ठीक नहीं है। तो आप जो भी प्लान बनाएंगी वो इस तरह होना चाहिए कि वो यूनिवर्सली क्या हो, अप्लाई हो सके। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस पे आपने ध्यान देना है। आपको पता है आपका सेकेंड सेमेस्टर के जितना भी आगे FON है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो यही है, फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें तो आपको ईजी होगा। सबसे पहले हमारे पास है अच्छा ये है गोल्डन्स हेल्थ पैटर्न। क्या है गोल्डन्स हेल्थ पैटर्न? यानी कि किसी भी पेशेंट या क्लाइंट के लिए जब हम एनसीपी बनाते हैं तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। हम पहले ये देखते हैं कि उस पेशेंट की हेल्थ परसेप्शन है क्या, वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, अपने हेल्थ के बारे में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और मैनेजमेंट देखते हैं। उसके बाद फिर हम न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, मतलब हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट का जो वो पेशेंट को सही से न्यूट्रिशन मिल रही है या नहीं मिल रही। देन एलिमिनेशन एक्सक्रीशन पैटर्न एंड प्रॉब्लम नीड टू बी एवेलुएटेड, कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस एंड डायरिया। फिर हम उसके एलिमिनेशन पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, या फिर एक्सक्रीशन पैटर्न को चेक करेंगे कि आइदर उसको कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, या फिर उसको डायरिया वगैरह तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम चेक करेंगे। फिर हम एक्टिविटी एक्सरसाइज के बारे में जब असेस करेंगे तो हम हिस्ट्री लेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती, या फिर डेली रूटीन में भी जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो आप करती हैं या नहीं करती। उसके बाद हम चेक करेंगे स्लीप रेस्ट। देखो काफ़ी सारे पेशेंट ये होते हैं कि अगर वो स्लीप प्रॉपर ना ले तो काफ़ी सारे उनके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्लीप के बारे में, उनका स्लीप पैटर्न क्या है, वो रेस्ट कितना लेते हैं, वो रेस्ट लेते भी है या नहीं लेते, उनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उनकी स्लीप कैसी है, मतलब वो कितने घंटे, ड्यूरेशन कितना है उनकी स्लीप का, ये भी पूछेंगे। फिर उसके बाद हम कॉग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इज डन टू असिस्ट चेक द पर्सन एबिलिटी टू कम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन। फिर हम उसको कॉग्निटिव भी चेक करेंगे कि किस तरीके से जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन उसके कैसे हैं, ठीक है, कोई नर्व, जैसे कि हम नर्व वगैरह को भी चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी चेक करेंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे तो इन डेटा कलेक्शन में हमें खुद ही पता लग जाएगा कि नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेगी। देन वही कंटिन्यू है सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हमने ये भी चेक करना है जो क्लाइंट है वो अपने बारे में क्या सोचता है, मतलब अपने बारे में उसकी सेल्फ परसेप्शन क्या है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसकी बॉडी इमेज उसके माइंड में किस तरीके से फिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल फिट फाट भी हूँ ना, और मैं अपने आप से कहूँ कि नहीं आई फील टायर्ड, सो मैं एक्चुअली में फील करूँगी कि मैं टायर्ड हूँ। ठीक है, तो इसी तरह हम सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। रोल रिलेशनशिप, हम उनके रिलेशनशिप चेक करेंगे कि फैमिली में रिलेशनशिप कैसे हैं, सोशल बिहेवियर उनका कैसा है, तो इससे हमें उनके साइकेट्रिक लेवल के बारे में पता लगेगा। ठीक है, और हमारे पास फिर सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि उनका पैटर्न कैसा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डेटा लेंगे उनका
कि उनकी फैमिली कितनी है, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, कि उनका कॉपिंग मैकेनिज्म कैसा है, वो स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, या वो आराम से अपने ऊपर क्या टॉलरेट कर लेते हैं, स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं। और अब उनका कॉपिंग सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो कितना ड्यूरेशन लगता है उनको अपने आप को कॉप करने में। देन हमारे पास वैल्यू एंड बिलीफ, कि उनकी वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या है, ठीक है। वैल्यू और बिलीफ के उनके करीब क्या चीज़ नज़दीक है, क्या चीज़ नहीं। जैसे रिलीजियसली हम देख ले, वो किस बात पर यकीन रखता है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ पर उसके यकीन, उसका अकीदा, ये सब क्या है। क्योंकि रिलीजियसली भी हमारा अगर रिलीजियसली भी हम बात करें तो हमारे हेल्थ से उसका क्या है, काफ़ी लिंक होता है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, हेल्थ केयर पैटर्न हो गए, 11 गॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके अलावा आप हमारे लेक्चर को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। इसी के साथ गुड बाय।